हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत। आज हम पुनः काव्य खंड प्रारंभ करते हैं। काव्य खंड में के पाठ 1 का हम अध्ययन कर चुके हैं। हमारा पाठ 2 है कैकेयी का अनुताप और गीत। यह पाठ क्या पाठ है? कैकेयी का अनुताप अर्थात कैकेयी का पश्चाताप और गीत। यह पाठ राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। आज हम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की जीवनी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रश्न यही आता है कि राष्ट्रीय कवि किसे कहते हैं? जो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत काव्य रचनाएं करते हैं और देश प्रेम की भावनाएं जागृत करने से संबंधित काव्य ग्रंथ लिखते हैं, उन्हें राष्ट्र कवि कहते हैं। अतः इनके जो काव्य ग्रंथ है वो देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है। तो आइए हम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की जीवनी का अध्ययन करते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के, काल पहले आता है, आधुनिक काल के द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं, सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं और खड़ी बोली के निर्माताओं और उन्नायकों में से श्रेष्ठ कवि हैं। राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत काव्य लिखने के कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया। इनका जन्म सन 1886 ईस्वी में 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था और इनकी जयंती 3 अगस्त को प्रतिवर्ष 3 अगस्त को कवि दिवस रूप में मनाई जाती है। तो इनकी जयंती 3 अगस्त को हम कवि दिवस के रूप में इनकी जयंती को मनाते हैं। इनके पिता का नाम रामचरण गुप्त और ये कनकने नाम से भी प्रसिद्ध थे। इनकी माता का नाम काशीबाई था। सेठ रामचरण गुप्त के 2 विवाह हुए थे। ये इनकी तीसरी संतान थे। इनके पिता को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। इन रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। वे भगवान के पुजारी थे। अतः जो इनके साहित्य, इनके कवि होने का प्रभाव मैथिली शरण गुप्त पर भी पड़ा और वे भी साहित्य में रचनाएं लिखने लगे। उनकी शिक्षा जो थी वो घर पर ही हुई थी। मैथिली शरण गुप्त की शिक्षा जो थी वह घर पर ही हुई थी और उन्हें अंग्रेजी शिक्षा के लिए चिरगांव से झांसी भेजा गया था, लेकिन इनका पढ़ने में अधिक मन नहीं लगता था। अतः इन्होंने बाद में घर पर ही शिक्षा ग्रहण की। आगरा विश्वविद्यालय से इन्हें डॉक्टर लिटरेचर डी.लिट की उपाधि और साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद में, जो हमारे हिंदी के प्रचार प्रसार की 2 सेवाएं हैं, एक काशी नागरी प्रचारणी सभा और एक हिंदी साहित्य सम्मेलन, इन्हें वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया। इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इनकी विद्वता, इनकी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाओं के श्रेष्ठ काव्य रचनाएं करने के कारण इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये कई बार जेल में भी गए। इनके भाई श्री रामशरण गुप्त वे भी अच्छे कवि और लेखक थे। अतः इनकी अब आती है रचनाएं। इन्होंने मौलिक और अनुदित, एक मौलिक होती है जिन्हें कवि स्वयं लिखता है, उसके स्वयं के अपने विचार होते हैं, उसे मौलिक कहते हैं। इनके 40 मौलिक ग्रंथ हैं। कितने मौलिक ग्रंथ हैं? 40। और अनुदित ग्रंथ भी हैं। अब इनके अनुदित ग्रंथों में यानी कि दूसरी भाषा में लिखी गई रचनाओं का हिंदी में इन्होंने अनुवाद किया। ये रचनाएं हैं अनुदित: प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, जिनमें प्रमुख है व्रत संहार आदि। प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, व्रत संहार आदि। इन्होंने इनकी मौलिक रचनाओं में भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, झंकार, सिद्धराज, नहुस, कुणाल गीत आदि बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी सर्वप्रथम
प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका थी वैश्योपारक, उसमें ये लिखते थे। लेकिन बाद में इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने पर ये सरस्वती में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी और महावीर प्रसाद द्विवेदी को ये अपना गुरु मानते थे। इन पर गांधीवाद का बड़ा प्रभाव था, तो इसलिए इनकी जो पहली रचना, पहला ग्रंथ है, पहले जो छोटी मोटी रचनाएं थी वे इनकी कलकत्ता से प्रकाशित होती रहती थी, लेकिन इनका पहला ग्रंथ, पहली पुस्तक रंग में भंग सन 1909 में प्रकाशित हुई। किस सन में? 1909 में रंग में भंग। उसके बाद भारत भारती के कारण जो 1912 में इनकी यह पुस्तक प्रकाशित हुई, ये राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत काव्य, महाकाव्य है इनका, और इसके कारण ये इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त होने लगी। सबसे अधिक प्रसिद्धि इस रचना के बाद इन्हें मिली, ये 1912 में लिखी गई और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है। उसके बाद साकेत, साकेत भी इनका महत्वपूर्ण काव्य है, जो श्री रामचरितमानस के बाद राम से संबंधित दूसरा स्तंभ है, तो ये इनका साकेत इनका प्रमुख काव्य है। उसके बाद यशोधरा, यशोधरा में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा की उपेक्षिता का बड़ा सुंदर वर्णन इन्होंने किया है। इसके साथ ही साथ 1925 में पंचवटी, झंकार, सिद्धराज आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। तो ये जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनके संबंध में भी जो बातें वे याद रहती हैं, मतलब या जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वे जरूर उनके बारे में लिखनी चाहिए। तुम्हारी परीक्षा में ये 2 अंक की रचनाएं पूछी जाती। भाषा शैली, आप इसमें काव्यगत विशेषताएं, इनके काव्य की क्या विशेषताएं थी? काव्यगत विशेषताओं में 2 विशेषताएं आती हैं, एक उनके भाव पक्ष और एक कला पक्ष। भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की का जो काव्य था वो बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा, श्रेष्ठ है। उसमें इन्होंने सब प्रकार के रसों का प्रयोग अपने काव्यों में किया है, और इनमें से इनकी यशोधरा और शकुंतला जो इनके के ग्रंथ हैं, इनके वे श्रृंगार रस से संबंधित है। साथ ही साकेत में भी, साकेत माने अयोध्या, साकेत नामक पुस्तक में भी श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुंदर समन्वय मिलता है। उर्मिला की विरहव्यथा दर्शनीय है, इनकी देखने योग्य। इसमें वे एक आरती के समान अपने लक्ष्मण के विरह में जलती रहती हैं, तो इसके संबंध में उन्होंने लिखा है। इसके साथ ही साथ पंचवटी प्रकृति के चित्रण में भी सभी शैलियों का इन्होंने प्रयोग किया, अर्थात इनका प्रकृति चित्रण बहुत ही महत्वपूर्ण है और श्रेष्ठ है। इन्होंने पंचवटी की प्रकृति के दोनों रूपों का वर्णन किया है, उद्दीपन रूप में भी उसका चित्रण किया है, स्वतंत्र रूप में भी। पंचवटी के प्रकृति चित्रण का स्वतंत्र रूप दर्शनीय है, जिसमें कहा गया चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरि तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरुवी मन पवन के झोंके से। तो हमने देखा कि यहाँ पर पंचवटी में उन्होंने प्रकृति का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया। शैली, भाषा इनकी खड़ी बोली, सरल और सुसंगठित है, यानी कि सरल खड़ी बोली का इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है। साथ ही इनकी भाषा प्रसाद तथा ओज गुण से युक्त है। जहाँ पर देश प्रेम से संबंधित रचनाएं लिखी गई उनमें ओज गुण है, और जहाँ पर श्रृंगार से संबंधित रचनाएं लिखी गई उनमें प्रसाद गुण है। शैली इनकी साकेत, सिद्धराज, जयद्रथ में प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। इसके साथ ही पंचवटी, भारत भारती में विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया गया। मृत्यु और 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में, कब? दिसंबर के महीने में 12 दिसंबर सन 1964 को इनका निधन हो गया, और ये 2 बार राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे, यानी कि सन 1952 से
1964 तक ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। 1964 में इनका निधन हो गया। ये साहित्य में इनका विशेष स्थान है। ये राष्ट्रकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं और हमेशा ये सदैव ये स्मरणीय रहेंगे। धन्यवाद। तो आज हमने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के जीवन के विषय में अध्ययन किया। आगे के वीडियो में हम इसके पद्यांशों के भावार्थ का अध्ययन